नमस्ते बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 8, ठीक है, कक्षा 8 का हिंदी पढ़ेंगे। और ये कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 यानी कि क्लास 10th के जो छात्र हैं, एनएलएच वाले, वैसे छात्र जिनका उर्दू और हिंदी रहा है, तो उनके लिए जो हिंदी होगा वो 2 कक्षा पीछे का होता है। तो आज वही है, यानी कक्षा 10 के छात्रों एनएलएच वाले छात्रों के लिए है, और साथ ही साथ कक्षा 8 के छात्रों के लिए भी है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, अध्याय 9 पढ़ेंगे, अशोक का शस्त्र त्याग। यानी कि सम्राट अशोक के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो उसी पे एक नाटक है ये, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सम्राट अशोक का शस्त्र त्याग। और जो है कि फिर इसके बाद हम लोग इसका शब्दार्थ देखेंगे, अंत में इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, ये जो नाटक है इसको अच्छे से ध्यान से सुननी है, समझनी है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम सभी के कमेंट का जवाब देने का भरसक प्रयास करेंगे। तो सभी लोग जिनको भी अगर कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो चाहते हैं कि हमें कुछ नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर रिसर्च करके उस पर भी वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अशोक का शस्त्र त्याग। तो अशोक का शस्त्र त्याग बंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी। ये एकांकी जो है, इसका रचना कौन किया है? बंशीधर श्रीवास्तव। तो लेखक का नाम आप लोग याद रखेंगे कि बंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है और शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। इस लिहाज से पाठ की उपादेयता उल्लेखनीय है। अभिनय, नाटकीय दृश्यों का संयोजन और प्रवाहमयता की दृष्टि से पाठ विशिष्ट है। यानी कि आप यहाँ पे किस तरीका से नाटक किया जाता है, इसके बारे में कुछ झलकियां मिलेगी, तो आप वो भी सीख सकते हैं। और यहाँ पे चलिए, नाटक का पहला दृश्य आरंभ होता है। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं और बीच में मगध की पताका फहरा रही है। अगर आप लोग को याद ना हो तो चलिए बता देते हैं, मगध। ठीक है, मगध। मगध जो है ये कहाँ पे है? तो ये बिहार में ही है। ठीक है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये कहाँ पे है? बिहार में। और इसी की राजधानी जो है, वर्तमान में जो आप पटना जानते हैं, ये किसकी राजधानी थी? मगध की ही राजधानी थी। ठीक है, ये पटना जो है ये किसकी राजधानी थी? मगध की ही राजधानी थी। तो एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं और बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है और संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू होता है एक नाटक, एकांकी जिसको हम लोग कहेंगे। तो अशोक अशोक स्वतः कहता है, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? तो ये अशोक कहते हैं। तो आपको बता दें, कलिंग जो है उड़ीसा में है। कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है, या फिर आप लोग ओडिशा के नाम से भी जानते हैं। तो उड़ीसा भी बोलते हैं या ओडिशा भी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से नाम जो है वो क्या है? ओडिशा है। तो यहीं पे विजय मतलब इन्हीं को जीतने के लिए, उड़ीसा को ही जीतने के लिए कलिंग वहां गए हुए थे। कलिंग गए थे कौन? अशोक गए थे। और यहाँ पे जो है कहा जाता है कि लाखों लाख सैनिक मारे गए थे युद्ध में, जिसको देख के अशोक का हृदय क्या हो गया था? परिवर्तित हो गया था। तो उसी पे आधारित ये एकांकी। तो फिर द्वारपाल कहता है सिर झुकाकर, राजन,
संवाददाता आना चाहता है। तो संवाददाता क्या होता है? संवाददाता मतलब संवाद देने वाला, यानी कि सूचना पहुंचाने वाला। तो चौकीदार क्या कहता है कि सूचना पहुंचाने वाला आपके पास आना चाहता है। अशोक फिर कहते हैं आने दो। तो फिर संवाददाता प्रवेश करता है और कहता है महाराज अशोक की जय हो, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। आप लोग को अगर नहीं पता है तो गुप्तचर का बता देते हैं। गुप्तचर का मतलब होता है जासूस। क्या होता है? जासूस। ठीक है, यानी चोरी छिपे किसी और देश में जाके वो वहां की सूचना एकत्रित करके अपने महाराज को देते हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? गुप्तचर। फिर अशोक कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। फिर अशोक कहते हैं बोलते क्यों नहीं तुम चुप क्यों हो? फिर संवाददाता धीरे से बोलता है बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है, फिर किस मुंह कहूं कि कलिंग जीत लिया। तो संवाददाता कहता है कि भले ही राजा मारा गया है लेकिन उसका जो प्रवेश द्वार है, किसका? कलिंग का जो प्रवेश द्वार है वो अभी भी क्या है? प्रवेश द्वार जो था वो अभी भी क्या था? बंद था। तो फिर वो संवाददाता किस मुंह से कहता कि हमने कलिंग को जीत लिया है? फिर अशोक उत्तेजित होकर कहते हैं कलिंग के फाटक आज भी बंद है। ठीक है, ये पूछने के अंदाज में कहते हैं। फिर संवाददाता कहता है हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। फिर अशोक कहते हैं उत्तेजित होकर खड़े होते हुए कहते हैं कि बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हुए अशोक ने कहा। ठीक है, तो इसके बाद जो है, चलिए पहला दृश्य खत्म हो चुका था। अब हम लोग दूसरा दृश्य की ओर लौट चुके हैं। दूसरे दिन प्रातः काल का समय है। शस्त्र सज्जित होकर मतलब शस्त्र से सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं और उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है और जिसके फाटक बंद है। अच्छा, दुर्ग, दुर्ग का मतलब अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, दुर्ग का अर्थ होता है किला। जैसे आप लोगों ने रोहतास किला देखा होगा, तो वो भी एक क्या है? दुर्ग है। तो फिर अशोक अशोक कहते हैं मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं और उसके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। फिर सब सैनिक एक साथ कहते हैं तलवार खींचकर और मगध की जय, तलवार खींचकर कहते हैं मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। साहस सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है और सब आश्चर्य से ऊपर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है और जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है, और यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। और स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक रुक जाती है और अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। तो यहाँ पे पद्मा नाम की एक कन्या निकलती है। जब ये लोग हमला करने के लिए जाते हैं अशोक उनके वहां पे, तो वहां से पद्मा नाम की एक कन्या निकलती है और वो कन्या जो होती है वीरांगना होती है। वीरांगना मतलब युद्ध करने में निपुण, एक तरह से मतलब पुरुषों वाला गुण भी उनमें विद्यमान रहता है। जिस तरह से पुरुष युद्ध करते हैं उस तरीका से महिला भी युद्ध कर सकती है, तो वही वीरांगना है। तो जैसे वो निकलते हैं तो सभी देख के क्या हो जाते हैं? अचंभित हो जाते हैं। फिर पद्मा कहती है, और ये पद्मा जो थी कलिंग महाराज की क्या थी? पत्नी थी। ठीक है, मतलब सॉरी, पत्नी कह रहे हैं, कन्या थी, बेटी थी यानी कि।
तो पद्मा कहती है आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहिनों तुम वीर कन्या, वीर भगनी, वीर पत्नी हो, तुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना मतलब युद्ध करना। ठीक है, लोहा लेना मतलब वही युद्ध करना हो गया। तो तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि की पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। तो इनके मतलब ये अपने जो 7 स्त्रियों की सेना आती है पद्मा के साथ, उनसे वो कहती है कि यही सब सैनिक हैं जो तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति की हत्या किया है, और अब हमारा कलिंग इनके पराधीन हो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, लड़ मरेंगे। फिर अशोक कहते हैं स्वतः, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिक स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? तो अशोक क्या करता है, अपनी सेना को रोक देता है और वो आगे बढ़ के पद्मा से पूछता है कि तुम कौन हो देवी? फिर पद्मा कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। तो द्वंद्व युद्ध जो होता है ना, द्वंद्व युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई है वही आपस में लड़ाई करते हैं, तलवारबाजी करते हैं या जो भी चीज से लड़ना चाहते हैं, तो वही सिर्फ केवल दो व्यक्ति ही लड़ते हैं। कितने व्यक्ति लड़ते हैं द्वंद्व युद्ध में? केवल दो व्यक्ति ही लड़ते हैं। फिर अशोक कहता है, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है और मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। फिर पद्मा कहती है, क्यों महाराज? फिर अशोक कहते हैं, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। फिर पद्मा कहती है, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूक दो उन शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, स्त्रियों से युद्ध करने सॉरी शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। और अपने सिपाहियों से कहा है कि तलवार उठाएं। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। फिर पद्मा कहती है, क्यों सिर को क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति मतलब होता है अंतिम आहुति, यानी जैसे यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ की जो अंतिम आहुति देते हैं तो उसी को पूर्णाहुति कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अंतिम युद्ध लड़ना चाहते हैं। फिर अशोक कहता है, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब यह युद्ध नहीं करूंगा। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। फिर पद्मा कहती है, यह क्या महाराज? फिर अशोक कहते हैं अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवार नीचे फेंक दो। आज से आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। फिर पद्मा कहती है आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। फिर अशोक कहता है सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों सिर काटा है और जिस अशोक का सिर
आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। तो अशोक कहते हैं कि अब मैं युद्ध बिल्कुल नहीं करूंगा, और वो क्या करते हैं, राजकुमारी के आगे खड़े हो जाते हैं। आपको अगर सिर काटना है तो मेरी सिर काट लीजिए। फिर पद्मा कहती है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी नियतों पर वार नहीं करेगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्री की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तो इसी के साथ यहाँ पे दूसरा दृश्य खत्म हो जाता है। अब फिर तीसरा दृश्य चालू होता है। तीसरा दृश्य में क्या होता है कि अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं अशोक से, कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। फिर अशोक कहता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। तो फिर अशोक कहता है, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अगर फिर आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। फिर अशोक कहते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। फिर आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा, और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। फिर अशोक कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा, और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, और सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। इसके बाद फिर अशोक कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फिर अशोक के साथ साथ सभी सैनिक वगैरह यानी कि उसके साथ जो सरदार आए थे वो सब बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इस तरीका से ये जो एकांकी है यहीं पे समाप्त होता है, और इसके लेखक को हमने पहले ही बताया था, कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव। तो आपको ये एकांकी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। इस शब्दार्थ को आपको हिंदी शेयर कॉपी में लिखनी है और इसे याद करनी है। शस्त्र, शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में थाम कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे तलवार। और अस्त्र क्या होता है, दो चीज होता है, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। ठीक है, तो शस्त्र से याद रखिए साथ, यानी साथ मतलब जो आपके हाथ में हो। तो जो हाथ से चलाएंगे उसको क्या कहेंगे, शस्त्र कहेंगे। और जो आप ऐसे चलाएंगे, फेंक के चलाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, अस्त्र। जैसे तीर चलाते हैं तो तीर क्या हो गया, अस्त्र हो गया, और शस्त्र क्या हो गया, तलवार हो गया। त्याग, त्याग का अर्थ होता है छोड़ना। संवाददाता का अर्थ होता है संवाद पहुंचाने वाला। गुप्तचर का अर्थ है छिपकर टोहल लगाने वाला, यानी कि जासूस। और संचालन का अर्थ होता है नेतृत्व, सुचारू रूप से चलाना। आत्मसमर्पण का अर्थ होता है अपने आप को उपस्थित करना, स्वयं को पकड़ में आना। पराधीन का अर्थ होता है दूसरों के अधीन। वीरांगना का अर्थ होता है वीर महिला या युद्ध में लड़ने वाली महिला। साक्षात का अर्थ होता है सामने। और प्रतिज्ञा का अर्थ होता है प्रण या निश्चय। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को भी देखते हैं। तो आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी फेयर कॉपी में लिखनी है, हिंदी कॉपी में लिखनी है, और इसे याद करनी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध करने के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना हाथ उठाना पाप मानते थे, और स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पद्मा के सामने
सम्राट अशोक नतमस्तक थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे और तथा प्रण कर चुके थे कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक कभी भी निहत्थों पर वार नहीं करते। इसीलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर जीवित छोड़ दिया। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 समाप्त और प्रश्न संख्या 3, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बॉक्स में दिए गए उपयुक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ। दूसरा वाक्य था धर्मम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ। तीसरा वाक्य था संघम शरणम गच्छामि, इसका अर्थ हो जाएगा संघ के शरण में जाता हूँ। तो अब पाठ से आगे कुछ प्रश्न हैं, तो हम लोग अब उसको देखते हैं, पाठ से आगे के प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलनात्मक दृष्टिकोण से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही जाने वाली बातें सैनिकों के लिए अधिक प्रभावशाली थे। अशोक ने कलिंग पर विजय कर अधिकार में लेने या मृत्यु प्राप्त करने की बात अपने सैनिकों से कहा, लेकिन पद्मा अपने सैनिकों को वीर कन्या, वीर भगनी, वीरों की पत्नी कह स्त्रियों में वीर रस का संचार कर देती है। इसके साथ साथ पिता, भाई, पुत्र, पति के हत्यारे से लोहा लेकर मातृभूमि को पराधीन होते नहीं देखने की प्रतिज्ञा करवाती है, जो अधिक प्रभावशाली है। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, इस एकांकी को कहानी रूप में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कहानी रूप में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका सारांश लिख सकते हैं। तो एकांकी का जो सारांश है, इस प्रश्न का उत्तर वही होगा। तो और इसको आपको स्वयं से लिखना है, सारांश को क्या करना है, खुद से लिखना है। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते और क्यों। तो उत्तर होता है, अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो वही व्यवहार करते जो वीरोचित व्यवहार दोनों ने किया है। वीरोचित मतलब वीर के अनुसार, वीरों को जो व्यवहार शोभा देता है उसी के अनुसार हम भी व्यवहार करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता। इसका उत्तर है, अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो कल्पना किया जा सकता है कि लाखों लोग मारे जाते, लाखों घायल होते तथा अशोक और भी क्रूर हो जाता। वह बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए। तो अस्त्र, अस्त्र वह हथियार है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, जैसे तलवार, गदा, फलसा इत्यादि। और शस्त्र, शस्त्र वह हथियार है जिसको फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला, बम इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, युद्ध से हानियां विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो चलिए देखते हैं पत्र आप किस प्रकार लिख सकते हैं। तो पत्र आप लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने मित्र का पता और दिनांक डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रिय मित्र कविंद्र नमस्ते, यानी कि यहाँ पे अपना आपको मित्र का नाम लिखना है। मैं कुशल से हूँ, तुम भी सपरिवार कुशल होंगे। आगे पत्र में युद्ध से हानियां के विषय में लिखना चाहता हूँ। आज के परमाणु युग में युद्ध बहुत हानिकारक साबित होगा। युद्ध से मानव का विनाश निश्चित है। लाखों लोग निरपराध मारे जाते हैं और धन धन की अपार हानियां होती हैं। हमारे विचार से युद्ध होने वाली हानि के मद्देनजर रखते हुए युद्ध का अंत अनिवार्य है। तुम्हारा मित्र, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। तो अब हम लोग जो है व्याकरण का कुछ प्रश्न देखेंगे। और व्याकरण में पहला प्रश्न है आपको, नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं
जो प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और विस्मादी स्थिति को प्रकट करते हैं। पढ़िए और समझिए। मगध की विजय हुई, क्वेश्चन मार्क्स, मगध की विजय हुई, पूर्ण विराम, क्वेश्चन, मगध की विजय हुई, कॉमा। यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, विस्मादी बोधक का चिन्ह होगा। ठीक है, विस्मादी बोधक का चिन्ह पता है आप लोग को, एक डंडा देना है, बीच नीचे में क्या देना है, बिंदा दे देना है। उक्त उदाहरण के आधार पर ऐसे ही 3 वाक्य को लिखिए। उत्तर, रमेश संस्कृत पढ़ा है, रमेश संस्कृत पढ़ा है, पूर्ण विराम, रमेश संस्कृत पढ़ा है। यहाँ पे विस्मादी बोधक का चिन्ह देना है। ठीक है, पहले में प्रश्नवाचक, दूसरे में पूर्ण विराम, तीसरे में विस्मादी बोधक का चिन्ह देना। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, वाक्य में प्रयोग करके शस्त्र और शास्त्र में अंतर स्थापित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शस्त्र से युद्ध होता है और शास्त्र अध्ययन योग्य है। ठीक है, तो आज की जो कहानी थी सम्राट अशोक का शस्त्र त्याग, यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, तो ये आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।